एवरीवन, वेलकम टू ई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ आस्था गुलाटी और आज हम पढ़ेंगे अपना मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कुछ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे एंड आई होप कि आपने वो सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी भी तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या हो सकता है, हमारे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे प्रोडक्शन में। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर हम कुछ रिसोर्सेज डालते हैं, मतलब कुछ इनपुट, रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर, ये सब लगा के और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वेदर इट इज़ सर्विसेज और गुड्स। अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो ये रिसोर्सेज कभी आउटपुट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, रिसोर्सेज ही रह जाएंगे एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का ही नहीं है। अगर रिसोर्सेज रह गए और आउटपुट क्रिएट नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट लाइफ गिविंग एलिमेंट है, लाइफ देता है इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस को लाइफ कौन देता है, मैनेजमेंट। विदाउट इट, इसके बिना द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ही रह जाएंगे एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन, और कभी प्रोडक्शन में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। क्लियर है। अब एक एक करके हम इम्पोर्टेंस देखते हैं मैनेजमेंट की। देयर आर 5 टॉपिक्स जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ज़रूरी है। फिर से वही बात, सबसे पहले इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आई थिंक फर्स्ट क्लास से लेके आज तक, चाहे वो राम का एग्जाम्पल क्यों ना हो, हम यही देख रहे हैं कि हमारा मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। फीचर्स में भी सबसे पहला फीचर यही था कि मैनेजमेंट हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने सैलरी के लिए, बोनस के लिए, पेंशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। ये लोग एक ग्रुप बना के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सब क्या करते हैं, ग्रुप की तरह काम करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है इन ग्रुप गोल्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे सबके गोल्स अचीव हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं। तो ये होते हैं इंडिविजुअल गोल्स, एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स होते हैं इंडिविजुअल गोल्स, और ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था ना, ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के कुछ गोल्स होते हैं, और इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के अपने कुछ गोल्स होते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरीके से काम करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा हो पाए, अच्छी सेल कर पाए, अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, और एम्प्लॉयज़ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खुश रहें, उनको अच्छी सैलरी, उनको अच्छा मॉनिटरी बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स मिलते रहे। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है तो वो क्या चाहता है, मैक्सिमम वेजेस मिले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं किस तरीके से काम करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी इंक्रीज़ हो पाए और उनके अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट। क्लियर। सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। आई होप अब तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। काम को सही तरीके से, याद है कुछ, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी।
सही काम को सही टाइम पे करना, वो भी कम से कम रिसोर्सेज के साथ, कम से कम कॉस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। क्लियर है? तो मैनेजमेंट हमारी सेकंड जो इम्पोर्टेंस आती है, मैनेजमेंट इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की। हर मैनेजर इसीलिए काम करता है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करे, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस करता है मैनेजर। क्यों कर रहा है ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिससे वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, कम रिसोर्सेज में मोर बेनिफिट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैन, पीपल काम करते हैं, मशीनरी, मनी, ये सब हमारे इनपुट रिसोर्सेज होते हैं। और हमें इसको प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें हमारी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आती है, दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ याद आ रहा है? ये हमने उसमें भी देखा था, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे चेंज करता है। आ रहा है कुछ याद? फिर से हम वही बात बोलेंगे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। उसकी वजह से मैनेजमेंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होने की ज़रूरत है। तो वो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मतलब आप लोगों को कोई चीज़ इजीली मिल रही हो और आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो, तो कोई कौन चेंज होना चाहता है? आज के टाइम पे कोई चेंज नहीं होना चाहता। ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो कैसे चेंज होंगे? उनकी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। तो जिस इन्वायरमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं चेंज को, क्योंकि वो तो नहीं बदलना चाहते, वो क्योंकि फैमिलियर होते हैं, सिक्योर इन्वायरमेंट में ऑलरेडी होते हैं। तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ चुका है। पहले आप लोग क्लासरूम में जाके पढ़ते थे, और अब आपको घर बैठे बैठे क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे कि अब तो आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि हमारे लॉकडाउन में कितनी सारी चेंजेस आए, कितने सारा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, हर एक चीज़ पे हमारा कितना इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस इन्वायरमेंट में, इस बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस होते रहते हैं। उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में भी अब ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमारा स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? टीचर चाहेंगे अपने आप से कि हम कुछ चेंज करें। सबको दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई होगी कि अब हमें टीचर सामने नहीं है और खुद से ही बैठ के अपना टाइम पे अपना स्टार्ट करना पड़ रहा है, बट धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो रही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को अपने नीड्स के हिसाब से चेंज करता है, एनवायरमेंटल नीड के हिसाब से। मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब कैसे हम चेंज कर सकते हैं? मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या कहते हैं? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस आती है हमारे मैनेजमेंट की, सब चीज़ें वैसे तो आप लोग देख के आए हो, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहेंगे हम? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं आप लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, दीज आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी, तीन तरीके के बड़े होते हैं, उसमें भी फाइनेंशियल नीड्स और उनकी सोशल नीड्स कि उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और हायर लेवल नीड्स। तो मैनेजमेंट जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में मदद नहीं करता। मैनेजमेंट हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करने में मदद करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। मैनेजमेंट में
हम डायरेक्टली में पढ़ेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेशन देके, लीडरशिप टेक्निक्स यूज़ करके मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, मिलजुल के वो लोग काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सबको मिलना पड़ेगा। तो उनमें कोऑपरेशन बना रहे, टीम की तरह टीम स्पिरिट रहे, जिससे वो अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट फिर वही सेम जो आप पढ़ के आए हो इससे पहले भी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयर्स को अच्छी सैलरी देना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना, ये सब क्या थे? ये सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करता है। आई होप मुझे इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अपनी बुक में एक बार सारे टॉपिक्स रीड कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। तो एक दो पॉइंट फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। नेक्स्ट इज यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स। क्लियर है? तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंस पढ़ी मैनेजमेंट की। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल है, रिलेटेड टू द फीचर्स दिया, मतलब फीचर जैसे ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नया पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, सेम फीचर्स की तरह। सबसे पहले तो ये कह दिया कि मैनेजमेंट लाइफ गिविंग एलिमेंट है। अगर मैनेजमेंट ना हो तो रिसोर्सेज कभी आउटपुट में प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। कभी हो सकते हैं? अपने आप तो रिसोर्सेज बड़े बड़े आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए मैनेजमेंट हमारा बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ के अपने इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गोल्स अचीव करने हैं, उनको कैसे डायरेक्शन कौन करता है डायरेक्शन प्रोवाइड? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। कम रिसोर्सेज में कैसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किनके? एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स, उनको मोटिवेशन कर देके, लीडरशिप टेक्निक्स प्रोवाइड देके, जिससे उनमें टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन बना रहे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना। क्लियर है इतना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्लास समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे, या फिर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कुछ भी डाउट्स इससे पूछ सकते हैं मेरे से। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बहुत पुरानी चीज़ है। जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से ही मैनेजमेंट चलता है। मतलब पहले दिन से ही हर एक चीज़, हर एक बंदा अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई पहला ह्यूमन बीइंग आया होगा अर्थ पे, तो उसको कैसे अपने खाना कहाँ से मैनेज करना, पानी कहाँ से मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना अपने आप ही सीख गया। तो मैनेजमेंट कोई आज की चीज़ नहीं है, तो बहुत पुराना है। जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है तब से मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कोई आर्ट है? मतलब नेचर से हमारा क्या मतलब है? मैनेजमेंट क्या कोई आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट कोई साइंस है, या फिर मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन है? तो आज हम मैनेजमेंट में देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है आखिर। मैनेजमेंट क्या कोई साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है? आर्ट मतलब क्या? कला।
कि 12th वाली साइंस आर्ट मत समझ लेना। देखो आर्ट मतलब क्या, कला। क्या मैनेजमेंट कोई कला है? जैसे कि ड्राइंग करना एक कला है, गाना गाना एक कला है, एक्टिंग करना एक कला है, या फिर मैनेजमेंट कोई साइंस है, विज्ञान है। जैसे कि ग्रेविटी होती है तो मतलब होती है, अगर हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है तो होता है, मतलब मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या साइंस की तरह बिल्कुल फिक्स्ड है। और क्या मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन है? मतलब जैसे सीए एक प्रोफेशन है, सीएस एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, उसके लिए डिग्री लेनी पड़ती है। क्या मैनेजमेंट के लिए भी हमें कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या मैनेजमेंट करने के लिए? तो एक एक करके हम समझते हैं। तब हम सबसे पहले बात करेंगे आर्ट की। देखो इधर मैं आपको इसको मैं ऐसे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आर्ट क्या होती है, उसके बाद मैं उसको मैनेजमेंट के साथ रिलेट करती हुई चलूँगी कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है या नहीं है। एक एक चीज़ हम समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आर्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जब आप गाना गाना सीखते हो तो उसमें कुछ लिटरेचर इन्वॉल्व होती है, सिंगिंग, डांसिंग। आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि डांसिंग में भी कुछ नोटबुक बनती है, उसमें आपको लिखवाते हैं कि आपको कैसे कैसे, कथक में होता है बहुत सारे उसके सुर ताल होते हैं, और म्यूज़िक में, सिंगिंग में, तो इनके कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें इन्वॉल्व होती है। उसी तरीके से जो पब्लिक स्पीकिंग है, मतलब अगर आप कहीं स्पीक करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी मतलब हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ लिटरेचर इन्वॉल्व होती है। तो क्या मैनेजमेंट में अपनी कुछ फिक्स्ड लिटरेचर इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो हम देखते हैं अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इन मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है? देखो मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। इन सब में बहुत सारे लिटरेचर है। लिटरेचर मतलब क्या, आप मार्केटिंग के रिलेटेड बुक्स हैं, सेल्स कैसे करनी है उससे रिलेटेड बुक्स हैं, फाइनेंस की और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब की बहुत सारी रिलेटेड टू बुक्स हैं। मतलब ऑलरेडी इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इसके अंदर, इसके पीछे बहुत सारे लिटरेचर इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व है। जैसे कि अब आप लोग पूरे का पूरा मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बुक के थ्रू पढ़ रहे हो, तो ये बुक में क्या है, ये लिटरेचर ही तो है, उसके बारे में लिखा गया है। उसके अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो कुछ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ के आनी पड़ेगी। मैनेजमेंट एक्चुअल में खाली पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, जब आप उसको अप्लाई करते हो सीखा आप तभी सकते हो, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ लिटरेचर इन्वॉल्व तो है ना, तभी तो हम इसमें पढ़ पा रहे हैं। अभी मैनेजमेंट सीखेंगे, आगे धीरे धीरे करके एक फंक्शन सीखेंगे। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। मतलब क्या, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो आर्ट मतलब कला, मतलब क्या होता है, अगर आप दो लोगों को आर्ट बनाने के लिए दो, मतलब ड्राइंग बनाने के लिए दो, तो वो लोग क्या करेंगे, दोनों अगर एक ही चीज़ बना रहे होंगे लेकिन दोनों का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। कोई उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाएगा, कोई कुछ और लगाएगा। हर बंदा अपने पर्सनल वे में काम करता है। तो जिस काम को मतलब बेसिक नॉलेज को यूज़ करके अपने पर्सनल वे में काम करना, दैट इज़ आर्ट। वो आर्ट होती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर आप एक ही गाना दो सिंगर को गाने के लिए दे दो तो दोनों उसको अलग अलग तरीके से गाएंगे। सेम सॉन्ग पे दो डांसर अलग अलग तरीके से डांस करेंगे। दो राइटर, उनका को एक टॉपिक दिया जाए तो वो अपनी तरफ से अलग अलग अपनी नॉलेज लगा के अपने पर्सनल एप्लीकेशन के बेसिस पे उसको लिखेंगे, अपना आर्ट अलग वे में दिखाएंगे। अगर दो स्पीकर को हमने कोई सेम बात स्टेज पे जाके बोलने के लिए दे दी तो वो भले ही वो सेम बात बोलें, सेम ही चीज़ बोलें, लेकिन उनका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इसीलिए दो मोटिवेटर का बोलने का तरीका अलग अलग होगा। तो इसका मतलब जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है इसको अपने पर्सनलाइज वे में यूज़ करना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन में यहाँ लिखती हूँ, यहाँ हम लिखेंगे पर्सनलाइज एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि अगर आर्ट हम किसे कहते हैं जिसमें पर्सनलाइजेशन एप्लीकेशन होता है, तो क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइजेशन एप्लीकेशन होता है? तो आंसर इज़ येस।
देखो, मैनेजमेंट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज लेके हर एक मैनेजमेंट अगर जाता है तो वो उसको अप्लाई अपने अपने वे में करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक मैनेजर जैसे काम करेगा वैसे ही अगला करेगा। आपके स्कूल में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, हर प्रिंसिपल का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, होता है। इवन कोई कभी दो प्रिंसिपल सेम तरीके से काम नहीं कर सकते, दो मैनेजमेंट बिल्कुल सेम तरीके से काम नहीं कर सकते, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो मैनेजमेंट, तो हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है? आर्ट हमें पता है, हमारे को आर्ट सीखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक सीखने के लिए 7 बेसिक नोट्स होते हैं और हर म्यूजिशियन उसको अपने अलग वे में, क्रिएटिव वे में यूज़ करता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है उसमें। जैसे कि ए आर रहमान है, वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है जय हो के लिए। तो उसका गाने का तरीका, उसकी क्रिएटिविटी उस सॉन्ग को गाने की बिल्कुल अलग थी, उसने अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करी। तो दैट मीन्स सिंगिंग इज़ एन आर्ट, एक्टिंग इज़ एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट भी कोई आर्ट है जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं? तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट, द आंसर इज yes or no? yes yes yes। देखो, एक अच्छा मैनेजर अपनी प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की को यूज़ करके बहुत ही अच्छा काम करता है, और बेकार मैनेजर अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को बेकार में भी यूज़ कर सकता है। मतलब हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। जैसे जैसे एक मैनेजर को एक्सपीरियंस होता जाता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो इस वजह से डिफरेंट मतलब हमारे स्टाइल्स आ जाते हैं मैनेजमेंट के। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, तो मैनेजमेंट आर्ट की सारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। मैनेजमेंट में भी लिटरेचर इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होता है, मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन हमारा निकल के आता है, इन तीनों फीचर्स होने की वजह से। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आप अगर इसे नोट करो तो उसको बाद में लिखना, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्लियर है इतना? सेकेंड आता है हमारा, क्या मैनेजमेंट कोई साइंस है? तो उसी तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि वो है या नहीं है। साइंस क्या होता है, फिर हम उसको मैनेजमेंट में देखेंगे। सबसे पहली बात जो आती है साइंस की, वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइंड नॉलेज है, बिल्कुल एक थ्योरी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं, वो नीचे आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी भी लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, वाटर को, तो बॉयल हो जाएगा। तो कुछ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट में भी कुछ इस तरीके की कुछ नॉलेज और मैनेजमेंट इन्वॉल्व है क्या? तो देखो, मैनेजमेंट में भी बहुत सारी नॉलेज है, अपनी कुछ थ्योरी है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आने वाले चैप्टर्स में आप कुछ फियोल्स के प्रिंसिपल, टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। बाकी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी की तरह मैनेजमेंट की भी कुछ अपनी वोकैबुलरी है, मैनेजमेंट जिसमें बात करते हैं आपस में। तो इसीलिए मैनेजमेंट पहले क्राइटेरिया को तो हमारा फुलफिल करता है कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के प्रिंसिपल्स जो बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बनते हैं। एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी इवेपोरेट हो जाता है, इसका एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। तो साइंटिफिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके बने हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी
एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो भी कुछ एक्सपीरियंस, बहुत सारे मैनेजर्स ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, कुछ ऑब्जर्वेशन करी हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट डेवलप हुआ है। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है और ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसी वजह से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हो सकता है वो एग्जैक्ट ना हो। मतलब अगर आप अपनी कोई टेक्निक इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो तो वो दूसरे में काम ना करें। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन, भले ही नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम उतना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बट एम्प्लॉयज़ अलग हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है। मैनेजमेंट जो है एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही होगा। तो मैनेजमेंट जो है हमारा इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे थोड़ी ना सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। मतलब ग्रेविटी अगर इंडिया में है तो यूएसए, यूके, सब जगह ग्रेविटी है, यूरोप कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ओवरऑल वर्ल्ड पे वो चीज़ एप्लीकेबल है। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो? तो हम कहेंगे कि नहीं, प्रिंसिपल के मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल थोड़ी ना है। हो सकता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स लगते हो वो यूके यूएसए वाले ना यूज़ करते हो। हाँ, मैनेजमेंट कॉमन है, बट प्रिंसिपल्स तो अलग अलग हो सकता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इस वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। क्लियर है? इट इज़ अ इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज़ अ सॉफ्ट साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस, हम कुछ भी कह सकते हैं, बट इट इज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब की तरह ये हमारी एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये रिसर्च या एक्सपेरिमेंट बेसिस में सब सही है ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सीए बनना अगर आपको है तो आपको आईसीएआई में के मेंबर बनना ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो डिग्री लेके आनी पड़ेगी डॉक्टर की, एमबीबीएस की। तो देखते हैं क्या मैनेजमेंट भी डॉक्टर और सीए, सीएस इनकी तरह कोई प्रोफेशन है कि नहीं है। तो अब हम कैटेगराइज करते हैं कि प्रोफेशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। देखो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन क्या होता है, उसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे मेडिसिन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ के आनी होती है जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज इन्वॉल्व है। लॉ है, लॉ पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे एक्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट के लिए भी कुछ हमारे को ऐसे वेल डिफाइंड नॉलेज है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तभी तो हम अभी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट में कितनी सारी थ्योरी, कितनी सारी नॉलेज है जो कि हम बुकिश में पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट जो है अपने आप में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बन चुका है। मैनेजमेंट की जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, जैसे कि IIM, जो कि हमारे को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन देते हैं। MBA इज़ अ मैनेजमेंट कोर्स, है ना। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन चुका है। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या मैनेजर बनने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है क्या? मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS की डिग्री लेके ही आनी पड़ेगी, वो नहीं है तो आप डॉक्टर बन नहीं सकते। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसी डिग्री चाहिए ही आपको? तो ज़रूरी तो नहीं है। देखो, बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIM,
ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको कोई मैनेजर बनना है तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तब भी आप मैनेजर बन सकते हो। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रखे जाते हैं जिनमें जो मैनेजर होते हैं लेकिन उनके पास ये सब डिग्री नहीं होती। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट जो है हमारे प्रोफेशन के सेकंड क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता। कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई उसके अंदर प्रोफेशन क्या होता है, देखो प्रोफेशन में अगर आपको आना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले डिग्री लो तभी आना। लॉयर बनना है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, LLB की डिग्री लो तभी आप इसमें आओगे। क्या मैनेजर बनने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बन ही नहीं सकते मैनेजर? मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। भले ही स्कूल्स है एजुकेशन देते हैं, डिग्री देते हैं, लेकिन अगर वो डिग्री नहीं है आपके पास तब भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो मैनेजमेंट हमारे सेकंड क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो हर प्रोफेशन के ना अपने कुछ एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि जो हमारे डॉक्टर्स का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे डॉक्टर्स के लिए है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है जो कि लॉयर के लिए है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना पड़ता है, किसी को लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना पड़ता है। तो क्या हमारे को मैनेजर बनने के लिए भी कोई एसोसिएशन में, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसमें रजिस्टर होना पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। आप बिना कहीं रजिस्टर हुए, बिना कोई डिग्री के भी मैनेजर बन सकते हो, कहीं रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट हमारे थर्ड क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं करता है। फोर्थ इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो जब आप डॉक्टर, लॉयर कुछ भी बनते हो तो आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आपको बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या आप नहीं कर सकते। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब उनको बताया जाता है कि आपको, अगर आपके पास पेशेंट है तो अच्छे से ट्रीटमेंट करना है आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉयर में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उन्हें बताए जाते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस, और अगर वो आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले लिया जाता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। मैनेजर में कोई कंबशन नहीं है, ना ही आपको कोई मेंबर बनना पड़ेगा किसी एसोसिएशन का, ना ही आपके लिए कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने ज़रूर हैं। मतलब एक हमारा इंस्टीट्यूशन है एमा, दैट इज़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए ज़रूर है मैनेजर्स के लिए कि मैनेजर्स को क्या क्या करना चाहिए, बट अगर आप ये फॉलो नहीं भी करते तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करने पड़े। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट हमारा इस वाले क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं करता है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट का अगला प्रोफेशन का अगला क्राइटेरिया, दैट इज सर्विस मोटिव। क्या मतलब होता है इसका? हर प्रोफेशन का एम होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना, उनको अच्छी सर्विसेज देना। जैसे डॉक्टर का मेन एम होता है अपने पेशेंट को बीमारी से फ्री कर देना, मुक्त कर देना। एक लॉयर का ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवा सके। तो उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है? देखो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को हम लगाते हैं। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अच्छे से काम करे और अच्छी क्वालिटी का वर्क करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराए। तो प्रोफेशन में क्या होता है? हमारा सर्विस देना। डॉक्टर का काम है पेशेंट को सर्विसेज देना, और लॉयर का काम है अपने क्लाइंट्स को जस्टिस देना, उनको सर्विस देना। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कुछ काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम है प्रॉफिट कमाना। मैनेजमेंट का कोई सर्विस मोटिव नहीं होता। तो दैट्स वाई हमारा मैनेजमेंट इस वाले क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं करता है। तो हमें समझ में आ गया कि मैनेजमेंट प्रॉपर आर्ट तो है, लेकिन ना ही वो एग्जैक्ट साइंस है और ना ही वो एक प्रोफेशन है। एक क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, बाकी कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता। तो हमें ये समझ आ गया मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है। उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन के, लेकिन वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। जैसे कि मेडिसिन है, लॉ है,
हो सकता है आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट भी एक प्रॉपर प्रोफेशन बन जाए। क्लियर है इतना? कुछ भी डाउट आए जो नंबर मैंने दिया उस पर आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।